हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 24 सितंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन न्यूज़पेपर में आई है उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिलेंगी तीन चीजें फॉर फ्री। एक तो करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग आप करिए और आपको मेंटरशिप भी मिलेगी साथ में। तो फ्री मेंटरशिप कॉल आपको मिलेगा इसके अंतर्गत। तो करना ये है कि जो हमारे ये डेली न्यूज एनालिसिस वाले वीडियोस है ना, इसमें बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स बेस्ड। आपको उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। साथ में एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। उसको अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आप ये रिलीजियसली इस पूरी प्रोसेस को फॉर अ वीक फॉलो करते हो तो हमारी साइड से आपको मिलेगा एक फ्री मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को अलाइन कर पाओगे इन द राइट डायरेक्शन। ओके। तो आप अगर चाहते हो कि आप एक्सेल करो करंट अफेयर्स में, साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी सही चले और आंसर राइटिंग भी आप करते रहो, तो इस इनिशिएटिव को फॉलो करना मत भूलना। आगे बात करते हैं। देखो, आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मैंने कई बार बताया टेलीग्राम चैनल जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। और इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिला करेगी। आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हो और यहाँ पे आंसर राइटिंग का पीयर रिव्यू भी आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके पीयर्स जो हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। एंड ये इसका स्पेशल मेंशन करूंगी, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, जो जिसका नाम क्या है, मयूरी भागवानी यूपीएससी, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग खुद तो आंसर राइटिंग करते ही हैं और साथ में अपने आसपास के जितने कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को मोटिवेट भी करते हैं, इनको इतने सही सही तरीके से रिव्यूज देते हैं। और रिव्यूज भी मान लो अगर किसी ने अच्छा आंसर नहीं लिखा है तो रिव्यू ऐसा रूड सा नहीं होगा। रिव्यू हमेशा कंस्ट्रक्टिव रिव्यू आपको मिलता है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ पीपल, ऑल ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ही शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे ये साइन है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने की सारी क्वालिटीज रखते हो और साथ में यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू नो टू लीड। ओके। आप अपने साथियों को पीछे नहीं हटने देते, आप उनको भी आगे लेके चलते हो। सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आप लोग सभी जो अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं पता था, आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट करो। आंसर राइटिंग करो, एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करो। ओके। और साथ में आगे बढ़ो। ऑलराइट। आगे बात करते हैं। तो आज के टॉपिक्स देख लो। जीएस 1 में कल्चर में देखेंगे अंबेडकर सर्किट के बारे में। पेपर 2 में हम देखेंगे सोशल इश्यूज में नयागढ़ केस स्टडी के बारे में, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड ये केस स्टडी है। गवर्नेंस में भी इसको रख सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में G4 एंड यूएनएससी के बारे में देखेंगे। रशियन वॉर क्राइम्स के बारे में देखेंगे। ग्लोबल साउथ के ऊपर एक एडिटोरियल आया, इसको देखेंगे। पेपर 3 में देखेंगे डीएम में यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एवलांच मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में। एंड जीएस4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है G4 कंट्रीज हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली देखो ये पूरी न्यूज क्या है, न्यूज समझाती हूँ। देखो जरा इस बात को समझना। यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके। डिसीजन मेकिंग भी और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का काम जो है, जो भी वर्ल्ड में चल रहा है उसको लेकर जो भी पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, यूएन के अंतर्गत होती है, यूनाइटेड नेशन में। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है बिकॉज इट हैज गॉट ऑल द पावर्स जिससे ये इम्प्लीमेंट करती सारे डिसीजन को। ओके। अब इसमें कुल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं। 15 में से जो 10 मेंबर्स हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट और 5 मेंबर्स हैं जो कि हैं परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट मेंबर्स के पास कुछ कुछ एक्स्ट्रा ही पावर्स है। जैसे इनके पास एक सबसे बड़ी पावर है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये कि मान लो अगर ये 15 कंट्रीज, टोटल मिला के 15 कंट्रीज है ना, ये 15 कंट्रीज कुछ चीज बोलती है कि हमें ये करना है। इन 5 में से अगर एक भी कंट्री बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा या इसके ऊपर वीटो लगा देती है, तो ये बाकी 14 कंट्रीज का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रह जाएगा, इनके ओपिनियन का, इनके व्यू का। तो इसीलिए इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। और ये 5 कंट्रीज हैं कौन सी, इसको आप याद रखोगे फेजर से। एफ इज फॉर फ्रांस, ओके। देन ए इज फॉर अमेरिका यानी कि यूएस। सी इज फॉर चाइना, ऑलराइट। ई इज फॉर इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड ब्रिटेन जो भी कहना है। और आर इज फॉर रशिया, ओके। तो ये 5 कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और बाकी ये 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट है। 2-2 साल में इनका टेन्योर खत्म होता है, बदल ली जाती है, इलेक्शन होता है। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है।
अब यहाँ पे इंडिया और बाकी 3 और कंट्रीज है, इनको बोल रहे हैं G4, ग्रुप ऑफ 4। ओके, जी का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है, इसमें देखो ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ओके, इसके साथ में यहाँ पे देखो ब्राजील शामिल है हमारे साथ, ठीक है, ब्राजील है, जर्मनी है एंड जापान है, और साथ में इंडिया तो है ही। ये 4 कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बनाया है इन्होंने G4 जिसका नाम है, और ये G4 कंट्रीज मांग ये कर रही है कि यूएनएससी का जो ये पूरा फ्रेमवर्क है ना, स्ट्रक्चर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसे बदला जाए और बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि देखो ये यूएन जो है 1940s में बना है, 1945 47 के आसपास बना हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारी कंट्रीज इमर्ज हुई नहीं थी प्रॉपरली, ये बस 5 कंट्रीज इमर्ज थी, तो इन्हीं को परमानेंट बना दिया। अब तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुका है, तो इसकी बात चल रही है। आर्टिकल पे आएंगे, लेकिन कुछ चीजें पहले समझ लो यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए प्रीमियर ग्लोबल बॉडी है। सेकेंड चीज, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें यूएन जो है, यूएन का प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है यूएनएससी। ओके, यानी कि कोई भी क्राइसिस होगा उसको मैनेज करने का काम होता है यूएनएससी का। इसके साथ यहाँ पे 193 यूएन मेंबर्स हैं जो कि यूएनएससी से अबाइड करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके साथ यहाँ पे इसके पास ये पावर्स है कि ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकती है मेंबर्स के ऊपर। साथ में ये मीट करते हैं, आपस में मीटिंग वगैरह इनकी होती रहती है, और मीटिंग जो होती है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर जो वेपन है या फिर आर्म प्रोलिफरेशन है, टेररिज्म है, सिविल वॉर है, इनको रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पे मीटिंग होती रहती है। और स्ट्रक्चर इसका 1946 से ही एक जैसा है। ठीक है, इसका फाउंडिंग हुई थी 1945-46 के टाइम पे, तब से लेके आज तक इसका स्ट्रक्चर बदला ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टाइम हो चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता चुकी हूँ कि क्या कंपोजिशन है। 15 मेंबर्स होते हैं इसमें टोटल, जिसमें से 10 तो नॉन परमानेंट है और 5 है परमानेंट। कौन कौन से, देखो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके। ओके, इसके अलावा देखो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। जैसे कि 5 सीट्स यहाँ पे अफ्रीका और एशियन कंट्रीज की है, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। इसके अलावा अब देखो अफ्रीका की कितनी है, 3, और एशिया की कितनी है, 2। अब एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा कंट्रीज आती हैं इसमें, लेकिन एशिया को कितनी मिली है यहाँ पे सीट्स, 2 मिली है। ठीक है, अफ्रीका को मिली है 3। इसके अलावा देखो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे पूरा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वाला एक ब्लॉक है, इसको 1 सीट मिली है। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है, कैरिबियन कंट्रीज वाला, इन्हें 2 सीट्स मिली है। और वेस्टर्न यूरोप और बाकी कंट्रीज के लिए 2 सीट्स है। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये आपको लग नहीं रहा अनबैलेंस्ड सा यहाँ पे कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये एक इशू है। अब देखो जो मांग चल रही है कि यूएनएससी को बदला जाए, यूएनएससी में जो चेंजेस लाने की मांग चल रही है, वो बेसिकली यहाँ पे क्यों चल रही है, 3 कारण है। पहला कारण है कि यहाँ पे जो यूएनएससी है, ये यूएनएससी बहुत पहले बना था, 1946 में इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, तब से अब तक वैसा का वैसा ही है। दूसरी चीज, जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज है वो वीटो लगा लेती है। परमानेंट मेंबर कंट्रीज जो है अपना जो पावर्स है उनको आर्बिट्रेटली यूज कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज जो है, ये इतना पुराना है और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर कितना बदल गया है। ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर इतना ज्यादा बदल गया है कि अब कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इन 5 कंट्रीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ओके, इसके अलावा देखो चौथी चीज ये कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बदल गया है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए हर जगह। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है उनको आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दो ना। एशिया जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उनको आपने टोटल 2 सीट दे के रखी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी वाली बात है। ओके, और हमारे यहाँ से बस चाइना है एक परमानेंट मेंबर में, और कोई तो है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इशू है। अब देखो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज लड़ रही हैं कि भैया 1992 से ये इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान ये बार बार बोल रही हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, हमें भी परमानेंट मेंबर में शामिल करिए। ठीक है, इंडिया बोलता है कि भैया हम तो यूएन का जब फाउंडिंग हुई थी, इंसेप्शन हुआ था, तब से हम यूएन के साथ हैं। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी है, हमने सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में, तो हमारा इतना सारा योगदान है, हम इतने इंपॉर्टेंट है, फिर हमें परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल रही है। दूसरा है ब्राजील, ब्राजील बोलता है कि हम लैटिन अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री है, 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो हमें भी मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन परमानेंट वाला। जापान और जर्मनी भी यहाँ पे बोल रही हैं कि हम तो लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनर्स हैं। ठीक है, यूएन में सबसे बड़े डोनर्स जो हैं उसमें से एक जापान है और एक जर्मनी है, तो ये बोल रहे हैं हमें हमें भी मिलना चाहिए परमानेंट रिप्रेजेंटेशन। और ये G4 कंट्रीज के अलावा साउथ अफ्रीका भी ये बार बार बोल रहा है कि हमें भी यहाँ पे आप शामिल कीजिए परमानेंट मेंबर्स में। याद रखना साउथ अफ्रीका भी क्लेम कर रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका G4 कंट्रीज का पार्ट नहीं है। ओके, अभी देखो यहाँ पे रोड ब्लॉक क्या है, आर्टिकल 108 और 109 जो है यूएन चार्टर का, वो बोलता है P5 वीटो के बारे में बात करता है। P5 वीटो क्या है कि अगर ये 5 कंट्रीज जो है
5 कंट्रीज में से कोई भी एक वीटो लगा देता है तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो सभी कंट्रीज को यहाँ पे बिना वीटो लगाए इसके ऊपर अगर हामी भरती है ये सारी कंट्रीज, तो फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर P5 में से एक भी कंट्री मान लो ऐसी होती है जो कि मना कर देती है कि नहीं हम स्ट्रक्चर बदलने नहीं देंगे, तो स्ट्रक्चर नहीं बदल पाएगा। अब ऐसे में आप चाइना को तो जानते ही हो। ठीक है, चाइना का कितना काम है सब, ठीक है, कि नहीं हम नहीं इंडिया को नहीं आने देंगे परमानेंट पे। तो इसीलिए चाइना कभी भी यहाँ पे ये जो P5 का स्कोप है ना उसको बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूएनएससी के बारे में सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, चाहो तो इसको पढ़ भी लेना। वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर, और देखो यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली बता रहा है कि अभी मीटिंग वगैरह हो रही थी ब्रिक्स वगैरह में, मिले थे सब लोग। ठीक है, ब्रिक्स वगैरह की जो मीटिंग्स थी उसमें ये G4 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो भी मिले, काउंटर पार्ट्स भी मिले, और आपस में इन्होंने डिसाइड किया कि हमें मल्टीलेटरलिज्म के लिए आवाज उठानी चाहिए कि अब जो वर्ल्ड है ना ये बायपोलर या यूनिपोलर नहीं रह गया है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। ओके, और ऐसे में ये G4 कंट्रीज ने ना सिर्फ ये G4 कंट्रीज के लिए बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी आवाज उठाई, जैसे साउथ अफ्रीका के लिए भी आवाज उठाई कि इन्हें भी परमानेंट मेंबर में आपको शामिल करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यूएस जो है, यूएस के जो जो बाइडेन है वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि हाँ हम इस फेवर में है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको एक्सपांड किया जाए। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है आप सभी समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे 5 में से एक भी मेंबर अगर वीटो लगा देता है तो काम नहीं हो पाएगा, और काम बिगाड़ने वाला हमारा पार्टनर चाइना बैठा ही है ना। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, और नेक्स्ट इशू है हमारा इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार इन सिक्किम। मैं कल ही देख रही थी, आजकल केबीसी का थोड़ा ज्यादा जिक्र कर रही हूँ क्योंकि देख रही हूँ आज मैं, आजकल में तो देखो केबीसी में अभी आप लोगों को याद होगा अभी सितंबर की ही एक न्यूज हमने पढ़ी थी, एक दो दिन पहले तो नहीं, कुछ दिनों पहले, जिसमें हमने पढ़ा था कि लद्दाख के हेनले में, लद्दाख के हेनले डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे इंडिया का पहला स्काई रिजर्वायर बना गया है। ठीक है, स्काई रिजर्वायर या फिर स्काई सेंचुरी बनाई गई है, डार्क सेंचुरी बनाई गई है, याद है आप सभी को, यही क्वेश्चन आया था केबीसी में। तो इसी तरह की छोटी सी न्यूज थी और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका मुझे याद आया तो आपको बताया मैंने। तो बेसिकली एवलांच मॉनिटरिंग रडार जो है, पहली एवलांच मॉनिटरिंग रडार हमारे इंडिया की लग रही है सिक्किम में, याद रखना है ना, सिक्किम में पहली एवलांच मॉनिटरिंग। एवलांच क्या होता है, जो तूफान आते हैं ना उसको बोलते हैं एवलांच। तो यहाँ पे इस रडार की मदद से हम 3 सेकंड्स में पहचान पाएंगे कि एवलांच आने वाला है और यहाँ पे रेस्क्यू मिशन वगैरह चल पाएगा। इसीलिए इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में आप यूज कर सकते हो एज अ केस स्टडी। और यहाँ पे ये 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पे इंस्टॉल किया जा रहा है। कौन इंस्टॉल करवा रहा है, तो देखो एक साइड तो है आर्मी और दूसरी साइड है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा ये देखो, ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन है। आज जो है प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है कमेंट सेक्शन में, जिसका आपको जवाब देना है वो ये क्वेश्चन है। ओके, इट इज अबाउट G20 कॉमन फ्रेमवर्क। ऑलराइट, तो इसके बारे में मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन, और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ही है हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट ओनली एड्स ए नेशनलिस्टिक नैरेटिव। बेसिकली क्या हुआ है समझो इस बात को। 2014-15 के आसपास, 2014-15 के आसपास टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में 15 से ज्यादा सर्किट्स बनाए गए। सर्किट्स यानी कि एक चेन बनाई गई। ठीक है, चेन सर्किट इसको बोलते हैं इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सर्किट्स कैसे थे, जैसे रामायण सर्किट एक हो गया, तो रामायण में जितनी भी प्लेसेस का मेंशन है वहां पे उन सबको एक साथ लिंक कर दिया और उनके लिए एक ट्रेन चला दी। वैसे ही बुद्धिस्ट सर्किट हो गया। ठीक है, वैसे ही एक बनाया गया था अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट। ओके, अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट, इसमें 5 सिटीज को मेनली शामिल किया गया। कौन सी 5 सिटीज है देखो भाई, एक तो है महू। महू जो है मध्य प्रदेश में इंदौर के पास पड़ता है, जहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। इसके बाद आता है लंदन, जहाँ पे इन्होंने रहकर कुछ समय पढ़ाई करी थी। इसके बाद आता है नागपुर, जहाँ पे इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी और ज्यादा ओके आगे रहे भी थे। दिल्ली आता है उसके बाद, जहाँ पे इनकी डेथ हुई। और उसके बाद आता है एक मुंबई, जहाँ पे इनको अंतिम संस्कार इनका किया गया। ठीक है, तो क्रिमेशन इनका यहाँ हुआ। तो इन 5 सिटीज को कहा जा रहा है अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट। ओके, और इसके लिए प्रॉपर इन्होंने ट्रेन वगैरह चलाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का कहना ये था कि हम इसके थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सभी को, सारे इंडियन सिटीजन को ध्यान इनका खींचना चाह रहे हैं टूवर्ड्स अम्बेडकर लाइफ। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी की लाइफ पे, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे हम ध्यान खींचना चाह रहे हैं। लेकिन जो अम्बेडकर जी के यहाँ पे भक्त हैं, या फिर आप इनको कह सकते हो जो ऐसे यहाँ पे थिंकर्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं या फिर इनके जान पहचान वाले हैं, उनका मानना, जितने भी स्कॉलर्स हैं अम्बेडकराइट्स हैं, उनका मानना ये है कि ये जो है ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। ये 5 जगह जो है, ये 5 जगह है जो ऐसी हैं जहाँ पे दलित्स के लिए ये ऑलरेडी पिलग्रिम साइट्स हैं।
ठीक है, यहाँ पे कुछ आपने अलग नहीं कर दिया, ये ऑलरेडी हम सबसे ज्यादा विजिट यहीं पे करते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या करना चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे हैं ना कि हम उन जगहों पे टारगेट करें जहाँ पे दलित्स के अलावा और भी लोग जो हैं, और भी कम्युनिटीज के, कास्ट के, रिलीजन के लोग बी आर अम्बेडकर के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझ पाए, सिग्निफाई कर पाए। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 सिटीज में सिर्फ दलित्स का ही आना जाना होता है फॉर द अम्बेडकर थिंग। ओके, अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, अम्बेडकर जी के फॉर्म में पिलग्रिमेज के लिए आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही लोग आते हैं, बाकी लोग तो आ नहीं रहे। तो इनका कहना ये है, इन स्कॉलर्स का कहना ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये किया है ना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। और यहाँ पे बेसिकली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी थी। अगर यहाँ पे कहना ये है कि गवर्नमेंट को हमसे कंसल्ट करना चाहिए था। अम्बेडकर जी के जो स्कॉलर्स हैं, अम्बेडकर जी को जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने, उनका कहना है हमसे आपको कंसल्ट तो करना चाहिए था, आप जानते हो नहीं और आपने कर दिया। तो इनका कहना ये है, एक तो राजगढ़ जगह है, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इनका कहना यह है कि अंबेडकर जी ने यहाँ से महत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये महत सत्याग्रह जो था 1927 में हुआ था, और इस महत सत्याग्रह में बेसिकली दलित्स को यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने एनकरेज किया था कि जाइए आप, जो वेल होते हैं ना, कुआ होता है, तो पब्लिक जो एक कुआ था पब्लिक जहाँ से वाटर एक्सेस करती थी, अंबेडकर जी ने बोला कि आप लोगों के साथ बहुत छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, आप जिसको टच कर लेते हैं वहां से कोई खाना नहीं लेता, पानी नहीं लेता, तो एक काम करो, आओ हम सब चलते हैं और हम उसी पानी से, उसी कुएं से पानी पियेंगे जहां से सब लोग पीते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कैसे कोई बोलता है कि दूषित हो रहा है या ऐसा अछूत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जिससे अनटचेबिलिटी को ये कर्व कर सके, टैकल कर सके। ओके, तो ये एक तो महत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था यहाँ से, महाराष्ट्र से। इसके अलावा पुणे के यहाँ पे यरवड़ा जेल में गांधी जी थे, उस टाइम पे पूना पैक्ट साइन हुआ था इंडिया, महात्मा गांधी और हमारे अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, जहाँ पे इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत फैलाया, किसने, बी आर अम्बेडकर जी ने। तो इनको भी आपको शामिल करना चाहिए था, ये कहना है स्कॉलर्स का। आपने क्या किया, सिर्फ 5 सिटीज को शामिल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है, ये 5 सिटीज का जो मेंशन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने और डिटेल में आपको बताया हुआ है, ये 5 सिटीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन वगैरह चलाई गई, और यहाँ पे दलित कम्युनिटी के अलावा भी लोगों को इन्वाइट किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो जन्मभूमि है महू, उसके बाद शिक्षा भूमि है लंदन, फिर दीक्षा भूमि है नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि है कौन सी, दिल्ली, और उसके बाद चैत्य भूमि है मुंबई। ओके, आगे बात करते हैं। ओडिशा की एक केस स्टडी सामने आई है जिसमें चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए एक रजिस्टर बनाया जा रहा है। इसको यहाँ पे डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन कहा जा रहा है। गवर्नेंस में यूज कर सकते हो, सोसाइटी में भी यूज कर सकते हो, सोशल इश्यूज में भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, एसेज लिखोगे, वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो ये नयागढ़ जो है उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत इनफेमस है चाइल्ड मैरिजेस के लिए। यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो भी बहुत ही स्क्यूड है, 855 यहाँ का सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सॉरी, ओके सॉरी। सो देखो आगे बात करते हैं। तो नयागढ़ जो है उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होती है। और ये चाइल्ड मैरिजेस बेसिकली 14 to 19 ईयर्स की जो गर्ल्स है ना, उनको ज्यादा इसमें ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और जो ये 14 to 19 ईयर्स की गर्ल्स हैं, इनका ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत ज्यादा है। तो इस पूरी चीजों को सॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या डिसाइड किया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हम एक डाटा ड्रिवन सोल्यूशन लेकर आते हैं। होता क्या था कि चाइल्ड मैरिज में पहुंचती थी पुलिस, पुलिस माँ बाप से पूछती थी कि लड़की की उम्र कितनी है, लड़के की उम्र कितनी है, झूठ बोल दिया जाता था। अब क्या होगा कि यहाँ पे पुलिस के पास ऑलरेडी एक डाटा रहेगा। इस डाटा ड्रिवन अप्रोच का नाम रखा गया है अलीवा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्स बनाए जाएंगे कि कोई लड़की जो है वो कब पैदा हुई, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से चीजें ली जाएगी, फादर का नाम, उसका क्या स्टेटस है, फैमिली स्टेटस क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे नोट की जाएंगी। और ये पूरा डाटा 10 सालों के लिए रखा जाएगा, 2020 से 2030 तक के लिए। सो दैट आगे कहीं पे भी कोई इस तरह का क्राइम देखा जाता है, चाइल्ड मैरिज या कुछ भी ऐसा कुछ देखा जाता है, तो उसको हम रोक सकें, क्योंकि हमारे पास बैकएंड पे एक एविडेंस जरूर रहेगा। ओके, तो ऐसे ही गंजम डिस्ट्रिक्ट में भी एक हुआ है। गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये मैरिजेस को यहाँ पे अर्ली मैरिजेस को रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए मैरिजेस का एक ब्यौरा रखा जा रहा है, एक यहाँ पे डाटा रखा जा रहा है। ओके आगे बात करते हैं। रशिया कमिटेड वॉर क्राइम्स प्रोब। तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस का जो यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन है,
इनका कहना ये है, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है रशिया यूक्रेन वॉर को, और इनका ये कहना है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर क्राइम्स करे हैं। वॉर क्राइम्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड वेरी कॉशियसली यूज्ड। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी वॉर जैसी सिचुएशन है उसमें अगर आप ह्यूमन राइट्स का बहुत एक्सट्रीम वायलेशन करते हो, उसको वॉर क्राइम कहा जाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे कहना यह है यूएन के इन्वेस्टिगेटर्स का कि रशिया ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। लोगों का बिल्कुल बेतहाशा बॉम्बिंग करी है, एग्जीक्यूशन करा है, सेक्सुअल वायलेंस में इन्वॉल्व हुए, टॉर्चर किया है लोगों को। यहाँ तक कि ये भी देखा गया, ऐसे यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे बच्चों के रेप्स, बच्चों का टॉर्चर और इनका एग्जीक्यूशन किया गया है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ओके, यहाँ की जो टीम है उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट किया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हुआ है। मतलब 4 साल से लेके 82 ईयर्स तक की लड़कियों के साथ, विमेन के साथ यहाँ पे सेक्सुअल क्राइम हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही हीनस क्राइम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली वॉर क्राइम्स का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो यूएन के हिसाब से वॉर क्राइम क्या होता है, इट इज अ सीरियस ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमिटेड अगेंस्ट सिविलियंस और एनिमी कॉम्बेटेंट्स ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह के क्राइम्स करती है, इस तरह का बिहेवियर करती है कि यहाँ पे एनिमी कॉम्बेटेंट्स जो हैं उनका जो लॉ है, लॉ के हिसाब से जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी ब्रीच हो जा रहे हैं, दैट इज वॉर क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो अलग है, लेकिन साथ में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर आप इस तरह के काम करते हो, दैट आर कंसिडर्ड अंडर वॉर क्राइम्स। अब देखो यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं। 1949 के 4 जेनेवा कन्वेंशन हैं जिसमें ये वॉर क्राइम्स मेंशन्ड है। इसमें आर्टिकल 147 जो है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का, ये कैसे डिफाइन करता है वॉर क्राइम को, एज विलफुल किलिंग, टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, विलफुली कॉजिंग ग्रेट सफरिंग्स और serious injuries body or health, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of the protected person, taking of hostages, extensive destruction, appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully। तो ऐसे सारी चीजें जिसमें आप ह्यूमन राइट्स किसी के छीन रहे हो, सेक्सुअली हरास कर रहे हो, रेप्स, टॉर्चर्स, मर्डर्स, ये सब हो रहे हैं और ये सब अनलॉफुली हो रहा है, दैट आर कंसिडर्ड इन द वॉर क्राइम थिंग। ओके, याद रखना, जेनेवा कन्वेंशन 1949। आगे बात करते हैं, ये है आज का एडिटोरियल, ग्लोबल साउथ असर्शन इन जियोपॉलिटिक्स। कुछ चीजें बता दूं, बैकग्राउंड बता दीजिए सबसे पहले। बैकग्राउंड ये है कि अभी देखो जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ जियो पॉलिटिकल वाटरशेड। जियो पॉलिटिकल वाटरशेड का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो एक रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है ना, इस पॉइंट से सारी चीजें आगे की बदल जाएंगी, ग्लोबल ऑर्डर पूरा बदल जाएगा और बदल चुका है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये है कि अभी हर कोई यहाँ पे प्राइमेसी चाहता है, प्राइमेसी ओवर द ग्लोब चाहता है, ठीक है। हर किसी को अपनी हेजिमनी ऊंची करनी है। इसमें एक साइड पे यूएस है, दूसरी साइड पे रशिया है, तीसरी साइड पे यूरोप है और चौथी साइड पे चाइना भी है। तो ये सभी कंट्रीज किसी ना किसी तरह से इस होड़ में लगी हुई है कि हम अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाए। और ऐसे में ये सभी कंट्रीज जो इस प्राइमेसी की दौड़ में भाग रही हैं, इनका एम है टूवर्ड्स द पुअर कंट्रीज और टूवर्ड्स द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये डेवलपिंग वर्ल्ड को ही डिनोट किया जाता है विद द नेम ऑफ ग्लोबल साउथ। ओके, कई बार इसको चाइना को भी ग्लोबल साउथ में गिन लिया जाता है। ओके, तो ये ग्लोबल साउथ के ऊपर हर कोई अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ से सैंक्शन लगा रहा है, कोई वहां से सैंक्शन लगा रहा है। सब लोग मिलकर ग्लोबल साउथ को यूज करके अपनी हेजमनी बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये ग्लोबल साउथ अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, धीरे धीरे मोल्ड कर रहा है। इसमें सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के आसपास की कंट्रीज भी आती हैं। इंडिया बेसिकली, इंडिया और आसपास की कंट्रीज यानी कि ग्लोबल साउथ जो है वो यहाँ पे इस चीज पे फोकस कर रहा है कि हम अपनी सॉवरेनिटी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम अगर हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को किसी चीज से फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर इट। ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ ने अपनी जियो पॉलिटिक्स और अपनी जियो इकोनॉमिक्स इन सबसे अलग कर ली है। ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ का क्या रोल है इसको हम यहाँ पे इस आर्टिकल में समझने वाले हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब देखो बेसिकली इस आर्टिकल में कहा क्या क्या गया है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया कि प्राइमेसी अभी हर कोई प्राइमेसी के लिए लड़ रहा है, और इस प्राइमेसी में यूएस भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। पर देखा जा रहा है ग्लोबल साउथ जो है इन सबसे थोड़ा दूर है और अपने इंटरेस्ट के लिए वो अपना काम कर रहा है। हर कोई इनको बात कर रहा है कि सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मोस्टली ग्लोबल साउथ जो है रशिया के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। और क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सब न्यूट्रल रह रहे हैं, ठीक है। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है रशिया से आते हैं। ऑयल गैस वगैरह के लिए रशिया के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए, फर्टिलाइजर्स, वीट, कमोडिटीज, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सभी के लिए हम
हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। यूएस बार बार बोलता है हम हेजीमनी, हमारी हेजीमनी, चाइना भी बोलता है हमारी हेजीमनी। तो चाइना को देखो, ये तो इकोनॉमिक हेजीमनी हालांकि आज के टाइम पे इनकी आ गई है, लेकिन मिलिट्री हेजीमनी में अभी भी ये यूएस से पीछे है। इसीलिए चाइना भी अपनी मिलिट्री हेजीमनी और बढ़ाना चाह रहा है, मिलिट्री इंगेजमेंट कंटिन्यूसली कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो ग्लोबल साउथ जो है वो ना इसकी साइड पूरी तरफ से जा रहा है, ना पूरी तरह से इधर जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल साउथ को पता है कि हमें तो सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज किया जा रहा है। कल को हमारे देश में कुछ भी होता है तो ना वेस्ट वाले आएंगे ना रशिया चाइना वाले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ पे देखो जो चाइना है, चाइना भी अपनी मिलिट्री एक्सपांशन कर रहा है। यूएस ने ग्लोबल साउथ को डराने चमकाने की कोशिश करी, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी चमकाने की कोशिश करी। यहाँ पे एक नया एक्ट लेकर आ गए हैं जिसमें रशिया के साथ अगर कोई भी कंट्री इंगेज करेगी उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन ग्लोबल साउथ ने साफ कर दिया कि देखो भाई हम तुम्हारे इन सैंक्शन से डरने वाले नहीं है, ना ही जियो पॉलिटिकली ना ही जियो इकोनॉमिकली, क्योंकि हर कोई हर जगह पे इंगेज हो रहा है। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया हर तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज में इंगेज हो रही है, यूएस के साथ भी हो रही है, रशिया के साथ भी हो रही है। उसके अलावा इंडिया को देखोगे तो इंडिया यहाँ पे जो रिम्पैक्ट जैसी एक्सरसाइजेज है वहां शामिल हो रहा है, फिर वहां पे रशिया और चाइना के साथ भी शामिल हो रहा है वॉस्टॉक वाली जो एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा इंडिया जो है क्वाड से भी बातचीत कर रहा है, उस साइड पे एससीओ से भी बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पे यूएस जो है, अच्छा देखो एक चीज और कि यहाँ पे इंडिया ने रशिया के साथ आईएनएसटीसी बना दिया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बना दिया, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो ईरान से रशिया से निकल रहा है, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज के ऊपर तो सैंक्शन लगे हुए हैं यूएस के, लेकिन फिर भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी साइड पे इंडिया जो है इसने लेमोआ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है यूएस के साथ, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के लिए। तो यहाँ पे हम तो अपने सारे जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अकेले नहीं है, हमारे साथ दूसरी कंट्रीज भी हैं, जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, ये सारी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साउथ जो है, ग्लोबल साउथ जो है, इसकी चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है हो रही है, लेकिन अब ग्लोबल साउथ को थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा इन दोनों जो पक्ष है इनको बैलेंस करते हुए, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ जो है उसे ये चीज क्लियर करती रहनी पड़ेगी कि देखो भाई पुराना जमाना गया, अब नया ग्लोबल ऑर्डर है, एंड वी आर एज इंपॉर्टेंट एज यू आर, ओके। तो ये चीज अब आज की डेट में ग्लोबल साउथ का जो असर्शन है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, अब वो बदल रहा है। पूरी तरह से ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आगे बात करते हैं। तो देखो ये हमारा कल का क्वेश्चन था। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना था, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ओके। देखो जरा कि इसमें पूछा है कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। तो पहला तो है घटप्रभा। घटप्रभा रिजर्वायर जो है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी घटप्रभा पे बना हुआ है, और बेसिकली ये जो है ये तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है ये, ठीक है। पहला तो गलत हो गया। सेकंड गांधी सागर सही है, मध्य प्रदेश में है, चंबल रिवर के ऊपर है, ठीक है, ये सही है। इंदिरा सागर डैम आंध्र प्रदेश में नहीं है, इंदिरा सागर डैम भी मध्य प्रदेश में ही है। इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में है, आपको कंफ्यूज इस पे किया गया। इंदिरा सागर पोलावरम डैम जो है वो आंध्र प्रदेश पे है, ठीक है। इंदिरा सागर पोलावरम आंध्र प्रदेश में है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। मैथॉन डैम छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। तो तीन पेयर्स गलत है, ठीक है, 1, 3 एंड 4 गलत है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ओनली 3 पेयर्स, ओके। आगे बात करते हैं। कल का क्वेश्चन ये था, डेमोक्रेटाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विल डेमोक्रेटाइज इंडियन पॉलिटी, कमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करनी थी आपको पॉलिटिकल पार्टीज में। कल हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। जिन लोगों के ने भी ये क्वेश्चन भेजा है, मैं आप लोगों के जो आंसर्स हैं उनको रिव्यू जरूर करूंगी। कल संडे है तो संडे को बैठ के सारे आंसर्स आप लोगों के रिव्यू किए जाएंगे, और बाकी आप लोगों ने एक दूसरे के तो आंसर्स रिव्यू किए ही हैं, मैंने देखा। आज का क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कल यानी कि संडे को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो हमारा एथिक्स पेपर है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का जो मेन हुई 2022 में, उसमें एथिक्स का पेपर आया था, ठीक है, एथिक्स का। इस एथिक्स के पेपर में से कोई भी 2 क्वेश्चन चुनो और लिखो और सेंड करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। कल मैं इस एथिक्स के पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ लाइव, ओके। तो लाइव जो हमारा सेशन होगा उसका टाइमिंग बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून में होगा, 12 से 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो इसका एक्चुअल टाइम आज रात तक आपको पता चल जाएगा, फाइनल टाइम। आप लोग कोशिश ये करना कि 2 क्वेश्चन जरूर लिख कर आओ, और इस सेशन को लाइव रखेंगे, पिछली बार जैसा एसए का सेशन रखा था वैसा ही, सो दैट आप लोगों के डाउट्स में साथ की साथ ले सकूं, ओके। तो थोड़ा सा इसको करके आना प्रिपेयर, और 2 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना अगर आप चेंज योर गोल इनिशिएटिव का पार्टिसिपेंट बन के रहना चाहते हो तो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को तो कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।